हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दीपोर बिल लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट पर अरावली माउंटेन रेंज में अलवर डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसको 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेरेशन दी गई थी और फिर 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ उसी के अंडर 1978 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट, पैलेसेज एंड टेम्पल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फोर्ट की अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट फोर्ट यहाँ पर है कांकनवाड़ी फोर्ट। ये वही फोर्ट है जिसपे मुगल एम्परर औरंगजेब जब राजा बनने के लिए अपने आप को आगे कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाई दारा सिकों को यहाँ पर बंद कर दिया था। साथ ही साथ में यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसको पांडुपोल के नाम से आप जानते हैं। और ये पांडववास जो है उनका जो अज्ञातवास है उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो अरावली माउंटेन रेंज में एग्जिस्ट करता है। अरावली माउंटेन रेंज आप सभी को पता है कि हमारा राजस्थान जो स्टेट है उसके सर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट तक लोकेटेड अपने आप को करती है, एग्जिस्ट करती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया का फर्स्ट ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर का रीलोकेशन देखने को मिला था। देखो अभी हमने देखा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको डेजिग्नेशन दिया गया, लेकिन टाइम के साथ में यहाँ पर जिसमें पोचिंग एक मेन इशू था, यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई और दोबारा से यहाँ पर टाइगर रिलोकेशन देखने को मिला 2008 में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर देखो फर्स्ट वीर बाल दिवस जो है वो मनाया गया। अब ये वीर बाल दिवस जो है इसको लेकर के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने अनाउंस किया था कि गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे हैं साहिबजादे जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, उनकी डेथ देखने को मिली थी बहुत ही अर्ली एज में। तो उसी को एक तरीके से ग्लोरियस रिप्रेजेंटेशन कि हमारी सोसाइटी में बहुत छोटे बच्चे जिनको जब कन्वर्जन देखने को मिल रहा था, रिलीजियस कन्वर्जन, लेकिन उन्होंने अपोज किया और इसी को लेकर के उनकी जान ले ली गई थी। तो ये जो वीर बाल दिवस है, जो भी साहिबजादे हैं उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाए जाने की घोषणा की थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और 26 दिसंबर को मीन्स कल जो है इनको बनाया गया। देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमारी सोसाइटी, हमारा जो कंट्री है उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ग्लोरियस है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है उसका रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से होना चाहिए। बहुत हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे पार्ट है जिनके बारे में पता नहीं है। तो अभी आज़ादी का जो अमृत काल है नेक्स्ट 25 ईयर्स में हम फोकस करेंगे इसी के ऊपर कि जो भी हमारी सोसाइटी के ऐसे पार्ट है जिनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उन सभी को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए। तो देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका जो स्टेट है उनके बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के इशू हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इसको लेकर के कोई डिसीजन नहीं देता है डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर के, तब तक ये काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट को पावर दी गई है आर्टिकल 3 के अंडर कि किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, उसका एरिया को चेंज करना है, उसकी बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो ये पावर है सेंटर के पास में। देखो यहाँ पर जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर जो है उसको दोबारा से प्रमोट किया जाए। दोबारा से मतलब कि कोविड पेंडेमिक के बाद में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। तो अभी क्या हुआ है, काशी तमिल समागम जो है वो देखने को मिला यूपी में। और इस टाइम
कुछ तमिल स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने यूपी के बहुत सारे सिटीज़ को एक्सप्लोर किया। तो इसी के बेसिस पर यूपी के चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि हर जो सिटी है वहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रीट डेवलप की जाए जहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो हैं वो जो स्ट्रीट फूड है वो वहाँ पर दिए जा सके, जिसके बेसिस पर जो टूरिस्ट जो है वो उनको अट्रैक्ट किया जाएगा और जो अदर स्टेट है अदर सिटीज़ है उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो इसके बेसिस पर जो है वो फोकस किया जाना चाहिए कि इस तरीके की फूड स्ट्रीट सर्विंग पैन इंडिया फेयर यूपी के मेन्यू में ये सारे के सारे फूड हों और वो रिप्रेजेंट करें जो भी हमारे इंडिया के अदर सिटीज़ है अदर स्टेट्स हैं उन सभी को। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसका हम यूज़ करें और किसके लिए यूज़ करें, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है हमारे इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको और अच्छे से तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी बिल्किस बानो की जो रिव्यू पिटीशन है उसको जो खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के बारे में जो राइटर हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा है। देखो जो अभी जो भी कन्विक्ट थे उनका जो अर्ली रिलीज देखने को मिला, इसी को लेकर के बिल्किस बानो उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि रिव्यू पिटीशन की जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जो मई 2022 में आपने जो डिसीजन दिया जिसके बेसिस पर यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने अर्ली रिलीज कर दिया उन कन्विक्ट्स का, तो उसी को रिव्यू पिटीशन डाला लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में जो राइटर हैं उन्होंने रखा है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस की यहाँ पर बात की गई है जिसके बेसिस पर ये जो रिव्यू पिटीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट को खारिज नहीं करना चाहिए था और जो इशू देखने को मिला है जो अर्ली रेमिशन जो एक होरिफिक जो है क्राइम जो था और उसमें जो अर्ली रिलीज किया गया है इसको एक तरीके से क्या किया जा सकता था, मतलब आप ये मान सकते हो कि जो घाव जो वाउंड हुए हैं उनको आप मलहम उसके ऊपर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। तो देखो जो पहले कन्विक्ट थे उन्होंने पहले गुजरात गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया था, गुजरात गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर लिखा था कि उनको अर्ली रिलीज जो है वो किया जाए। गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको अलाउ कर दिया गया कि हाँ गुजरात गवर्नमेंट जो है उनके पास में पावर है और वो यहाँ पर अर्ली रिलीज कर सकते हैं। पहला इश्यू तो ये देखो अर्ली रिलीज जो है रेमिशन पावर जो है उसका यूज किया जा सकता है, कन्विक्ट को रिलीज किया भी जाता है, लेकिन ऐसा क्राइम जिसमें जो इन्वॉल्व कन्विक्ट हैं वो अगर सोसाइटी में रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकते हैं। देखो ये गैंग रेप था और जो रेप को लेकर के जो इशू है वो तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसकी अगर हम बात करें तो एक हमेशा क्वेश्चनेबल पॉइंट है जिसको लेकर के हमेशा कोशिश की जाती है कि एक ऐसा प्रोसीजर स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए ताकि इस तरीके के इशू को हम कम कर सकें। और इसी से रिलेटेड जो क्राइम है उसमें जो कन्विक्ट है उनको अर्ली रिलीज किया जा रहा है। ओके, दूसरा यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि देखो आर्टिकल 32 जो है वो आपको एक पावर देता है कि आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अवेयर है उनको लेकर के आप जो हैं वो क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी कोर्ट के कोई भी जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन को लेकर के आप रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हो आर्टिकल 32 के बेसिस पर। और यहाँ पर जो कन्विक्ट है उन्होंने जो ऑर्डर आया था बॉम्बे हाई कोर्ट जो है बॉम्बे से रिलेटेड जो एक स्पेशल बेंच बनाई गई थी इनके डिस्कशन को लेकर के इस केस को रिव्यू करने के लिए और इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि गुजरात जो है वहाँ पर एक प्रॉपर एरिया नहीं माना जा रहा था कि जिस तरीके से इस केस की सुनवाई जो है वो एक अच्छे तरीके से हो पाएगी, इसलिए महाराष्ट्र जो है इसको शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले तो आर्टिकल 32 के बेसिस पर आप रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हो किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हुए। और यहाँ पर तो जो है वो हाई कोर्ट के कोर्ट जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर क्लियरली आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहली बात तो यहीं पर आपकी जो है वो नलीफाई हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर जो है वो पावर दी गई किसको, गुजरात गवर्नमेंट को। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि आप आर्टिकल 136 का यूज करते हुए स्पेशल लीव जो है उसके लिए अपील कर सकते थे। एंड
आफ्टर द हाई कोर्ट रिजेक्टेड हिज पिटिशन ऑन जुलाई 17। जब आपकी पिटिशन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब गुजरात ने जब रिजेक्ट कर दिया, तो आप जो है वो आर्टिकल 136 का यूज करते हुए जो है वो स्पेशल लीव के लिए अप्लाई कर सकते थे। ओके। दूसरा यहाँ पर मेन पॉइंट ये रखा गया है कि देखो यहाँ पर क्या किया गया, केस की सुनवाई हुई महाराष्ट्र में और पावर दे दी गई गुजरात गवर्नमेंट को। तो इसके बारे में कुछ पहले तो ये आर्टिकल 32 वाले कुछ से रिलेटेड जो है वो कुछ केस यहाँ पर बताए गए हैं कि नरेश श्रीधर मिराजकर 1966 का ये केस है, और इसके अलावा त्रिवेणी बेन 1989 का ये केस है 5 जज बेंच ने, और यहाँ पर 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये रिजल्ट दिया था, जिसमें बोला गया था कि ए जजमेंट ऑफ ए कोर्ट कैन नेवर बी चैलेंज्ड इन ए रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। तो कभी भी जो है वो आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप रिट पिटिशन किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो एक स्टेट में सुनवाई हुई तो आप दूसरे स्टेट में जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि एक केस में इसको लेकर के रिजल्ट भी दिया गया, और केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज श्रीहरन, जजमेंट इन 2015 में रिजल्ट आया, और इसमें ये बात रखी गई थी कि मान लो पहले ये बात ध्यान में रखी गई कि इस केस की सुनवाई जो है वो क्राइम हुआ है स्टेट ए में और सुनवाई होगी स्टेट बी में। तो यहाँ पर ट्रायल जो है वो स्टेट बी में हुआ है, तो बाद में जो अगर उसको रिलीज करना है या उसकी बाद में कुछ सुनवाई करनी है, तो जो स्टेट बी है जहाँ पर सुनवाई हुई वो ही गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको लेकर के कोई भी डिसीजन लेने को लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन सभी केसेस के बेसिस पर कोशिश ये की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर कुछ इश्यू क्रिएट हुए, इस केस की सुनवाई को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको दोबारा से इस चीज़ को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, और जो भी एक रिजल्ट जो गलत आया है उसको दोबारा से रिव्यू करके उसको अमेंड करने की जरूरत है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने अभी हमारे जो इंडियन नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार, उन्होंने नेवी डे दिसंबर 4 मतलब नेवी डे के ईव पर पहले की संध्या पर या पहले की इवनिंग पर जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात रखी, अभी हमारे नेवी जो है, नेवी फोर्स जो है उसमें टाइम के साथ में बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वेपन जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी को लेकर के है INS विक्रांत। जो क्या है, ये जो INS विक्रांत है, इंडियन नेवी हैड पुट ऑन होल्ड इट्स प्लान टू बिल्ड ए सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज लार्जर देन LIAC-1 INS विक्रांत। मतलब इससे भी बड़ा जो है वो हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि देखो ये जो एरिया है हमारा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, इसको लेकर के इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया जो है अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ में चाइना जो है वो भी अपने इस तरीके के प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी से लेस और ज़्यादा जो वेपन है वो डेवलप वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इंडियन ओशन को फोकस करते हुए जो इंडिया और चाइना दोनों की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो राइटर है उन्होंने वो फोकस किया है कि देखो जो हमारी हिस्ट्री है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अभी हमारे होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फोकस किया कि हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें कुछ अमेंड होने की ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बुक्स है उसमें चेंज होना चाहिए। हमारी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्लोरीफाई है और उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। लेकिन इसको लेकर के यहाँ पर कुछ इशू भी है कि देखो जो भी करिकुलम में चेंज करने की कोशिश की जा रही है उसमें जो भी स्टेटमेंट या जो भी इनपुट जो है वो इस तरीके से दिया जाए कि उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, कुछ प्रूफ हो, कुछ इवेंट्स हों, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी हिस्टोरिकल थिंकिंग को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो 21 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वर्सेस सरदार लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का एक केस था। इसमें क्या था कि हमदर्द कंपनी का आता है रूअफ़ज़ा, आपने भी पिया होगा, और ये दूसरी कंपनी है एक लेबोरेटरी है सदर लेबोरेटरी, वो अपनी तरफ से अपना एक नया ब्रांड लेकर के आए जिसका नाम था दिलअफ़ज़ा। तो इसको लेकर के हमदर्द कंपनी ने यहाँ पर केस फाइल करवाया कि हमारा जो ट्रेडमार्क है उसको यहाँ पर एक तरीके से यूज किया जा रहा है। मतलब रूअफ़ज़ा के नाम से
जो है वो एक आप इस तरीके से मानिए कि सोसाइटी में रूअफ़ज़ा के नाम से जो है यही कंपनी चल रही है और उसी को कॉपी करते हुए एक नया ब्रांड लाया जा रहा है और कम प्राइस में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रखी है कि देखो उनका ट्रेडमार्क जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूअफ़ज़ा जो है उनका नाम वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए सेम नेम जो है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर देखो जो हाई कोर्ट है उन्होंने दिल और रू दोनों को भी कंपेयर किया है कि सेम एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इस तरीके से आपको अगर प्रोडक्ट लेकर के आना है रूअफ़ज़ा से रिलेटेड तो आप क्या करो, इससे अलग जो नेम है उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करो। यहाँ पर देखो जब 2020 में इलेक्शन हुए यूएस प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो उसको लेकर के आप सभी को पता है कि इशू देखने को मिला। तो अब वहाँ पर एक कमेटी ने यहाँ पर रिजल्ट दिया है और रिजल्ट में उन्होंने ये माना है कि इन्फ्लुएंस करके इस तरीके का जो अटैक है वो कैपिटल हिल में वहाँ पर देखने को मिला था। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि इन्फ्लुएंस करके जो प्रेसिडेंट्स के जो इलेक्शन है उनको इन्फ्लुएंस किया गया है, लेकिन इसको लेकर के उन्होंने कोई भी जो प्रूफ है वो नहीं रखा। तो यहाँ पर बोला गया है कि मिस्टर ट्रंप जो है उनको स्टेट और सेंटर दोनों में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उन्होंने कुछ डाटा रखे हैं कि हमारे इंडिया में अभी भी कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो नोमेडिक है या फिर नॉन नोमेडिक है, सेमी नोमेडिक है। ये जो ट्राइब है इनका कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो इसको लेकर के ये बोला गया है कि SC ST OBC में इनको डिवीजन होना चाहिए और फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट हमारी पॉलिसी है उनका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने एक स्कीम लॉन्च की थी 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए इन लोगों के ऊपर हम फोकस करेंगे, लेकिन ये जो स्कीम है वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में डिस्कशन किया और यहाँ पर G20 ग्रुप की जो हमारे पास में हेडशिप है प्रेजेंट टाइम में, और आने वाले टाइम में SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप इंडिया के पास में रहेगी। तो इंडिया ने कुछ पॉइंट के लेकर के पीस और स्टेबिलिटी को लेकर के 10 स्टेप्स इंडिया ने इनिशिएट किए हैं G20 प्रेसिडेंटशिप के दौरान। तो यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टाइम के इशू को लेकर के। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो जो मनरेगा स्कीम है उसमें हमारी गवर्नमेंट ये लेकर के आई है कि आपकी ऑनलाइन जो है अटेंडेंस होनी चाहिए। जो भी इसमें लेबरर्स काम करते हैं इस स्कीम के अंडर उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक मेजर इशू था। तो भी सेंट्रल ने ये डिक्लेयर किया है कि 1 जनवरी से यूनिवर्सल इसकी डिजिटल कैप्चरिंग होगी मनरेगा अटेंडेंस की। ओके, तो इसको लेकर के देखो इशू है। अभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे एरिया में जो है ये लेबरर्स जो हैं वो काम करते हैं, तो वहाँ पर उनको अटेंडेंस करने के लिए जो भी एक तरीके से डाटा यूज़ या फिर जो भी मतलब कनेक्टिविटी जो है वो एक मेजर इशू रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया है कि मान लो जिस दिन जो है वो डिजिटली इनकी अटेंडेंस नहीं हो पाई क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो ढंग से नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से उस दिन जो लेबरर्स है वो काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में काम करते हुए एक लंबी दूरी एरिया जो है कवर करते हैं, लेकिन दोबारा से इनको जब ये काम का डेली बेसिस पर एंडिंग हो रही है तो इनको ओरिजिन जो साइट है वहाँ पर फिर से इनको आना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो इस प्रॉब्लम में क्रिएट होंगे। लेकिन अगर डिजिटली अटेंडेंस होती है तो इशू जो है वो काफ़ी कम होंगे। करप्शन ट्रांसपेरेंसी को आप मेंटेन कर पाओगे, करप्शन को आप काफ़ी कम कर पाओगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।